नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। साल का पहला चंद्र ग्रहण फागुन महीने में इस बार 3 मार्च को लगने जा रहा है, जो कि इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा, जो सुबह 7:27 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा और इसके बाद पूरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्र ग्रहण भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखने के कारण इसका धार्मिक महत्व और सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। इस खगोलीय घटना की वजह से इस बार होलिका दहन और रंगों की होली की तारीख को लेकर के विशेष सावधानी बरती जा रही है। आइए जानते हैं क्यों खास है इस बार का चंद्र ग्रहण। महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका विशेष महत्व है। लोग इस दिन धार्मिक नियमों का पालन करेंगे और ग्रहण की अवधि में सावधानी बरतेंगे। और अब चंद्रग्रहण को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन हम मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएं उससे पहले आप सभी को न्यूज़ इंडिया के पूरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होलिका दहन, होली को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके और हमारे ज़हन में ज़रूर आते हैं हर साल। तो ऐसे में इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम 2 बेहद खास मेहमान अपने साथ लेकर के आए हैं स्टूडियो में, उनके पास भी लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी और जानकारियां दे देते हैं कि आखिर ये चंद्र ग्रहण होगा कब। देखिए, चंद्र ग्रहण जब होता है तब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जैसे कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है, जिस दिन आपको ब्लड मून दिखाई देता है। चंद्रमा कुछ समय के लिए धुंधला या फिर लाल दिखाई देने लगता है और इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो फिलहाल देखिए, सूर्य के प्रकाश को लाल रंग से बदल दिया जाता है। वो आपको बदलाव नजर आता है क्योंकि जिस वक्त ये छाया पड़ती है, इसी वजह से ये रंग आपको हल्का सा लाल दिखाई देता है, जिससे कि चंद्रमा ब्लड मून जैसा दिखाई देने लगता है और इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां हम ले लेते हैं अपने खास मेहमानों से। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सैवी सिंह जी, बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर। और एस्ट्रो शिवानी जी, मैम आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, जय माता दी। तो सबसे पहले मैम शिवानी मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ और जब हम होली की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो अभी लोगों के बीच में ये है कि 3 मार्च को होली मनाए, 4 मार्च को होली मनाए या फिर 2 मार्च को होली मनाए। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, अगर जब भी ऐसे मौकों पर लगता है तो क्या ये शुभ संयोग लेकर के आता है या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हानिकारक भी साबित हो सकता है? जी बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ। देखिए, अगर मैं चंद्र ग्रहण की बात करूँ तो देखिए, चंद्र ग्रहण जो है होली के टाइम पे आना अपने आप में बहुत ही शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 डेज़ के अंदर अंदर ही आप देखिए 2 ग्रहण पड़ गए, जो देश और दुनिया के लिए बहुत ही अच्छे संकेत नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि देश में उथल पुथल होना या कुछ ऐसी घटनाएं होना जो हमने सोची नहीं थी, कुछ परिवर्तन आना, जैसे बहुत सारे ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। ये जो चंद्र ग्रहण रहने वाला है सिंह राशि में रहने वाला है, जिसकी वजह से सभी राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ये जो टाइम रहने वाला है वो डिफ़िकल्ट रहने वाला है। मानसिक जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी बदल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जो समय है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ आचार्य सैवी सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। सैवी सिंह जी, मैं अब आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 2 मार्च के दिन में होलिका दहन करें, 3 मार्च को होलिका दहन करें, तो रंग कब खेले? जी सुरभि जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि होली का पर्व आ रहा है, खुशियों का पर्व आ रहा है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी से इसे मनाइए और आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें थोड़ा सा दूर कर दीजिए, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दीजिए और सपरिवार खुशी से पर्व को मनाइए। देखिए, इस बार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे तो अगर 3 तारीख को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता तो ऐसे में 3 तारीख को होली का पर्व जो है वो मनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय पे कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता या फिर सांसारिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं,
इसी वजह से 3 तारीख को आपको सबसे पहले रंगों का जो पर्व है होली, वो आपको नहीं खेलना है। यानी कि इस वर्ष होली जो है वो 4 मार्च को मनाई जाएगी। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि होली किस दिन है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में ये ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। भारत में ये ग्रहण जो है वो दिखाई देने वाला है, इसीलिए सुबह 6:20 से सूतक काल यानी कि चंद्र ग्रहण जो 3:20 पे शुरू होगा उससे 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 6:20 पे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जो कि शाम के ऑलमोस्ट, क्योंकि 6:47 तक जो ग्रहण की अवधि है वो रहने वाली है शाम के, तो 7 बजे तक मंदिर के जो कपाट है वो बंद ही रहने वाले हैं। और जब आप पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो ऐसे में कई सारे लोग पर्व की शुरुआत जो है वो भगवान के साथ रंग की होली खेलकर, पुष्पों की होली खेलकर शुरू करते हैं। इसीलिए 3 तारीख को इस वर्ष जो है वो होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा। अब बात आती है कि इस वर्ष के दौरान दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि होलिका दहन कब है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि होलिका दहन के बीच में और होली के पर्व के बीच में गैप आए, लेकिन इस वर्ष के दौरान ऐसा हो रहा है। यानी कि इस वर्ष 3 तारीख को क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि 6:47 तक रहने वाला है, तो इस दिन के दौरान होलिका दहन भी जो है वो नहीं किया जाएगा। काफी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि मैम होलिका दहन तो वैसे ही संध्या काल में होता है, प्रदोष काल में होता है और 7 बजे के बाद तो चंद्र ग्रहण वैसे ही समाप्त हो जाएगा, तो हम 3 तारीख को होलिका दहन क्यों नहीं कर सकते। होलिका दहन करने की तिथिगण मान्यता होती है कि एक सबसे पहले पूर्णिमा तिथि जो है वो होनी चाहिए, प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए और भद्रा रहित तिथि होनी चाहिए। लेकिन धर्म हिंदू शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आपको पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा रहित तिथि नहीं मिल सकती है तो पूंछ की भद्रा में आप पूर्णिमा तिथि के दौरान होलिका दहन जो है वो कर सकते हैं। यानी कि इस वर्ष 2 मार्च को होलिका दहन जो है वो संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय, शाम के 7 बजे से लेकर मध्य रात्रि के बीच में किया जा सकता है। 3 तारीख को ना होलिका दहन होगा, ना होली खेली जाएगी। 4 मार्च को होली का पर्व जो है आप सपरिवार जरूर मनाइए। जी ठीक है, तो साइबिस सिंह जी ने आपके कंफ्यूजन को उम्मीद हम करते हैं कि बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि आपको होलिका दहन कब मनानी है, होली कब खेलनी है। और क्योंकि रंगों का ये त्यौहार है तो आप भी खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में मनाइए और बहुत खुशी के साथ में। चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्रो शिवानी के पास मैं एक बार फिर से अब रुक करूंगी। और मैम, क्योंकि देखिए होली का जब भी समय आता है तो ये कहा जाता है कि होली के वक्त पर सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं देखने को मिलती है, टोने टोटके होते हैं। ऐसे में ऐसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या हम पर भी किसी प्रकार का किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, और इसके लिए हम उपाय क्या कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि देखिए जैसे अभी आप लोग भी बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप टीवी में देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि होलाष्टक चल रहा है, इस टाइम पे किया कराया बहुत ज़्यादा होता है, या आपको कोई वशीकरण आपके ऊपर कर लेगा। बच्चों के लिए बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है और हमारे चारों वेदों में ये कहीं पर भी तथाकथित नहीं लिखा हुआ है कि होलाष्टक में बहुत तंत्र क्रियाएं होती हैं या ऐसा कुछ होता है। ये बहुत ही नेगेटिव पीरियड नहीं है। पहले तो आप अपने माइंड से जो नेगेटिविटी है इसको निकाल दीजिए। सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपको लगता है कि आप बीमार पड़ रहे हैं और आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस बहुत ही छोटी सी एक रेमेडी है जो आप परफॉर्म करेंगे तो आपको जो भी आपको ऐसा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से चले जाएंगे और आपका चंद्रमा बल हो जाएगा, मतलब आपका जो मून है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है या ऐसे थॉट्स अगर आपको आते हैं, तो कुंडली में कहीं ना कहीं आपका जो मून है वो वीक है, आपका मार्स कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं आप राहु आपका वीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आते हैं या आपको ऐसी अनुभूतियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रेमेडी की बात करूं, देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको भीमसेनी कपूर लेना चाहिए। उसको एक आप मिट्टी के दिए के अंदर रखें, 4 भीमसेनी कपूर के टुकड़े रखें, उसके अंदर आप 4 लौंग डालें, 4 आप इलायची डालें, 4 आपने काली मिर्च डालनी है और इस
पूरे जो सामग्री को अपने सर के ऊपर से, पाँव से लेकर सर के ऊपर तक आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को घर के बाहर जाकर आप जला दें। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी ने भी वशीकरण किया है या आप कोई चौराहा टाप गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये छोटी सी रेमेडी करने से बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैम मैं ये भी समझना चाहूँगी कि लोग ये समझे कैसे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बहुत वर्कहोलिक हैं और आपको ऐसा लगता है कि पूरा दिन आपको सोना ही सोना है, आपका मन नहीं करता किसी भी चीज़ को करने का, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं कि मेरे साथ कोई है, मेरे पीछे कोई है, या मैं सो नहीं पा रहा, मुझे बहुत हद तक बेचैनी हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम आपको एकदम से ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हो गई है जो डायग्नोस भी नहीं हो पा रही है, आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आपका राहु भी एफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल भी आपको ऐसा लगता है तो सबसे बेस्ट रेमेडी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का किया कराया नहीं कर सकता। देखिए, सबसे हम सभी बचपन से सुनते आए हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, अपने बड़ों से, अपनी मम्मा पापा दादा दादी से, तो कहीं ना कहीं हम हनुमान जी की शरण में ज़रूर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, हनुमान जी के समक्ष बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं आप पुजारी जी को बोल सकते हैं, वो आपको झाड़ा लगा देंगे, लेकिन आपको वहमों में नहीं पड़ना। तंत्र करना इतना आसान नहीं है, तंत्र में बहुत खर्चा आता है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को माइंड में सोच कर चले कि कौन अपना इतना पैसा इतना लगाएगा आज के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आप वहमों से बाहर आ जाए। ठीक है, अब एक बार फिर मैं साइवी सिंह जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चंद्र ग्रहण की बात हम कर रहे हैं तो सूतक जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जा रहा है। सूतक का आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मेरी फेलो पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित जो है वो नहीं होना है, किसी भी भ्रम में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये समय जो है आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चंद्र ग्रहण का समय है। चंद्र ग्रहण यानी चंद्र मनसो जायते, आपके मन का, आपकी इंट्यूटिव पावर का, आपकी इमोशनल पावर का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो चंद्रमा है। दूसरी चीज़ ये है कि होलाष्टक का जो समय होता है और होलाष्टक के तुरंत खत्म होते ही, होलाष्टक अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है 24 फरवरी, यानी कि कल से ही शुरू हो गया, और ये जो समय है ये पूर्णिमा तिथि तक रहता है। और इस बारी पूर्णिमा तिथि पर एग्जैक्टली जो है वो चंद्र ग्रहण का साया है। तो ऐसे में सबसे पहले जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन चंद्रमा की जो पावर होती है वो पीड़ित होती है, वो उग्र ग्रह उग्र अवस्था में आता है। होलाष्टक का जो पर्व माना गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक एक करके 8 ग्रह, जो वैसे 9 ग्रह होते हैं लेकिन केतु को हम इसमें एग्जेम्प्ट करते हैं, 8 ग्रह की जो ऊर्जा होती है अष्टमी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक एक एक करके एक एक ग्रह जो होता है वो उग्र अवस्था में होता है। तो अष्टमी तिथि पर चंद्रमा, नवमी तिथि पर सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी तिथि पर शुक्र, उसके बाद में गुरु और राहु। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह होते हैं, बुध, ये सभी ग्रह जो हैं वो पीड़ित अवस्था में आते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इन होलाष्टक के दिनों के अंतर्गत आप कुछ प्रिकॉशंस लेके चलिए। जैसे उन्होंने बताया कि ऑरा हमारा वीक होता है, ग्रह हमारे साथ नहीं देते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप कोई इंपॉर्टेंट डील साइन करने जा रहे हैं, वहां पे उस दिन बुध की स्थिति जो है वो पीड़ित है, वो कमजोर है। तो आपकी कुंडली में बुध अच्छा होते हुए भी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखते हैं तो ऐसे में यूनिवर्सली, क्योंकि उस ग्रह की जो अवस्था है वो पीड़ित होती है, तो कोई ना कोई गलती जो है आप उस डील में उस दिन कर ही देंगे। इसी वजह से इन 8 दिनों के अंदर अपने ऑरा को क्लीन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल को हम इसीलिए ज़्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि
आम तौर पर अगर आप देखते हैं और इस दिन के दौरान आप देखेंगे कि लोगों को कहते हैं मानसिक जाप कीजिए, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, आप कोई वस्तु जो है वो छू नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक जाप कीजिए। आम तौर पर एक मनुष्य की एक समय पर एक ही नाड़ी जिससे हम सांस लेते हैं, या तो ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी जो है वो चल रही होती है, और ईड़ा नाड़ी जो होती है वो गंगा का और यमुना का जो नेतृत्व है वो करते हैं। लेकिन जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, जिन्हें हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यानी कि सरस्वती नाड़ी, तो ग्रहण का जो समय होता है, ये सभी लोगों को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रहण काल के दौरान आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जब दोनों ही नॉस्ट्रिल से व्यक्ति एक साथ सांस लेता है, एक साथ श्वास लेता है, तो ये संगम कहा जाता है, जहां पे गंगा और यमुना त्रिवेणी संगम जैसे कहा जाता है। तो जब इस दौरान आप सूतक काल को फॉलो करते हैं, इस समय के दौरान अगर आप कुछ खाना कंज्यूम ना करें और मानसिक जाप करते हैं, तो इस समय किया गया जो जाप होता है वो आपको मोक्ष का आभास जो है वो कराता है। तो जैसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आपके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के दिन किए गए या सूर्य ग्रहण पर किए गए सूतक काल को फॉलो करने से और मानसिक जाप करने से, अगर आपका सामर्थ्य है तो इस दिन के दौरान किए गए दान करने से, चांदी का दान कर सकते हैं आप, अगर आप उतना सामर्थ्य नहीं है क्योंकि अभी चांदी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप सफेद चावल का दान कर सकते हैं, कच्चे चावलों का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, छबील लगा सकते हैं। इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं तो उससे नेचुरली आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब किसी व्यक्ति की एक्टिवेट होती है तो उस समय दिया गया वरदान और उस समय दिया गया श्राप, दोनों ही चीजें जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में इंपैक्टिव होती हैं। तो इसी वजह से इस ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। सूतक काल क्योंकि मान्य रहेगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फास्ट कीजिए, यानी कि आप कुछ भी ग्रहण काल के दौरान कुछ ना खाइए। 3:20 से लेकर 6:47 का जो समय है, 3 घंटे के अंतर्गत के सिर्फ समय होता है। तो इस समय अगर आप कुछ खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ऑल ओवर जिन लोगों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो प्रभावित रहती है, उनमें उनको एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि अगर आप भी इस ग्रहण से बचना चाहते हैं, उसके असर से बचना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं, और अगर आप दान पुण्य में विश्वास रखते हैं तो क्या चीज़ें आपको दान करनी चाहिए और किन चीज़ों से न करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अब आर्थिक तंगी की भी बात कर लेते हैं। एस्ट्रो शिवानी जी, अब सवाल ये भी आता है कि आर्थिक तंगी को दूर कैसे करें। होलिकाष्टक का आप जिक्र कर रही हैं, और होलिका दहन का जब मौका हो या फिर जब रंग खिला जाता है तो भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ पूजा का भी विधान होता है, तो वो विधि विधान के साथ में हम पूजा अर्चना तो कर देते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। सबसे पहले तो क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा संसार में जिसकी ज़रूरत है वो है पैसा, मनी। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड पे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर धन ऐश्वर्य आए, माँ लक्ष्मी आए, अष्ट लक्ष्मी आए, तो आप जब देखिए होलिका दहन होता है, तो अगर आप उसके होलिका दहन के समय आप एक पोटली बनाएं, उस पोटली के अंदर आपने थोड़ी सी राई डालनी है, थोड़ी सी आपने सौंफ डालनी है, थोड़ी सी हल्दी की गांठ 1 या 2 टुकड़ा आप ले सकते हैं, और इन सब की एक नॉट लगाकर आप जब होलिका दहन होता है तो उसमें आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ इस दिन आप छोलियाँ कंज्यूम करते हैं, छोलियाँ खाते हैं, तो भी आप देखेंगे आपके घर के अंदर लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। साथ ही साथ आप इस दिन अपने घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा एक पोछा ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए हम जब पोछा घर में गृहिणियाँ लगाती हैं या लगाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, नॉर्मल पोछा लगा देते हैं। तो इस दिन अगर आप गौमूत्र डालकर पोछा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी, और आपके घर का जब कोना कोना साफ होगा तो अष्ट लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। बिल्कुल, तो ये आपने जाना कि होली के मौके पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आप इस ग्रहण के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो फिर आपको किन किन उपायों पर जोर देने की ज़रूरत है। मंत्रोच्चार मन ही मन करना है, यानी कि भगवान की पूजा अर्चना भले आप ना करें, लेकिन मंत्रोच्चार ज़रूर कीजिए, मन की भी शुद्धि होगी और आपका क्लीन होगा, नेगेटिविटी जो आपके घर में बनी हुई है वो उससे दूर हो जाएगी। तो ये हमने जाना कि कब आपको होली मनानी है, कब होली का दहन होना है, और इस ग्रहण के असर से कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्टिव कैसे रखा जा सकता है। तो हम इसी के साथ अपने दोनों मेहमानों को धन्यवाद करेंगे। आचार्य सैवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एस्ट्रो शिवानी जी जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद मैम, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और
होली पर चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का कोई ग्रहण ना हो, आपके घर में किसी प्रकार का कोई ग्रहण ना हो, इसलिए हमने एक खास शो रखा और इसी उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में जो भी ग्रहण का समय चल रहा हो वो पूरी तरह दूर हो जाए।